हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आई एम रियली होपिंग कि अभी तक आप सबकी प्रेपरेशन हो गई होगी। सो इस पीडीएफ में, इस यूट्यूब क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउएवर, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए एंड यू वांट अ डिटेल्ड पीडीएफ जो आप सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाओ, उस पीडीएफ को लेने के लिए यू गाइज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे नोट्स नहीं मेमोराइज किए हैं या एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बिकॉज सबसे पहले नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दो, उसके बाद यू कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ऑल राइट, तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकता है दैट इज डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ फ्रेमवर्क जिसमें रूल्स होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये बाइंड करता है रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक कंसेंट बेस्ड लॉ है। अगर कंट्रीज कंसेंट देंगी तभी इंटरनेशनल लॉ उन पे अप्लाई होगा, अदरवाइज उन पे अप्लाई नहीं होगा। ऑल्सो यू कैन स्टेट इन दिस आंसर कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स एंड जस्ट कॉजेंस प्रिंसिपल्स। इसके बाद दे कैन आस्क यू स्टेट द कैटेगरीज। तो आप मेंशन करोगे कि एक तो होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और दूसरा होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। 2 मार्क्स में नो नीड टू डिफाइन, बट अगर 4 या 6 मार्क्स में आया तो आप प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की भी थोड़ी सी डेफिनेशन दे देना। Second question is, how has history contributed to the development of international law? So this is from the first page of your chapter 7. वहाँ पे there is a huge सा paragraph which is given, उसमें आपको 5 से 6 points figure out करने हैं to write in this question. Otherwise you can watch my chapter 7 की explanation वाली video on my channel, जहाँ पे मैंने अपने notes में explain 5 to 6 points given दिए हैं, जिसको आप पढ़ के इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। Then the third question can be difference between the public and the private law, या फिर हाउ इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो 3 मार्क्स में आई वुड रेकमेंड 3 से 4 पॉइंट्स लिख के आना। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो कंट्रीज़ के कंडक्ट को गवर्न करता है, जो रेगुलेट करता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में कैसे बिहेव करेंगे और उनका प्रोसेस कैसे मेंटेन होगा। बट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज़ कंसर्न विद द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। मतलब एक कंट्री के सिटीजन्स दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे, क्या उनका कंडक्ट रहेगा, कौन सा लॉ उनको गवर्न करेगा, वो आ जाता है सारा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। सो बेसिकली गिव द डेफिनेशन, देन टेल द एग्जाम्पल्स कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में यू हैव लॉ ऑफ सीज, यू हैव इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ ट्रीटीज, whereas private international law में you have United Nations Convention on Contracts, you have also unilateral law. So all these examples are given on your in your book. Please remember the examples as well. Next they can ask you the question, explain the role of any 3 international bodies which have been working towards the private laws of the different countries. तो प्राइवेट लॉ को कौन सी बॉडीज़ गवर्न करती हैं वो भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसमें यू हैव टू मेंशन हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, International Center on the Settlement of Investment Disputes, and the International Institute for Unification of Private Law. Other than this, you can also mention about United Nations Commission for International Trade Law. और आप थोड़ा सा इनकी वर्किंग के बारे में बता देना। फॉर एग्जाम्पल, हेग कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये नीदरलैंड में ओरिजिनेट हुई थी 1893 में, और ये फोकस करती है प्राइवेट लॉ पर। अगर हम यूनिसिट्रल की बात करें, दिस यूनिसिट्रल लॉ की, तो दिस ऑल्सो रिलेट्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल लॉज। तो यू कैन गिव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन टू योर आंसर एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 3 and 4 स्टार मार्क कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। सो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहला सोर्स है आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ऑफ द ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका आर्टिकल 38(1)
आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ये बोलता है दैट इंटरनेशनल लॉ विल इंक्लूड्स कन्वेंशंस, कस्टम्स, general principles plus the judicial decisions which you have to mention. Second source आ जाता है treaties. Treaties are like the written agreements and these treaties can be signed by consent by signature, consent by exchange of instrument या फिर consent by ratification. सिग्नेचर मतलब दोनों पार्टीज, दोनों कंट्रीज अपने लीडर से साइन करवा दें तो ट्रीटी फॉलो हो जाएगी, या फिर वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स मतलब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें तब एक ट्रीटी वैलिड हो जाएगी, या फिर रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री अपने पार्लियामेंट से लॉ पास करवा दे मेजॉरिटी से, तब जाके इंटरनेशनल लॉ उनकी कंट्री में अप्लाई होगा. थर्ड सोर्स आ जाता है कस्टम्स, ऐसी प्रैक्टिसेस जो बहुत ही टाइम से फॉलो हो रही हैं. और फोर्थ सोर्स आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस. सो ऑल दीज 4 सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इसके अलावा 2 मार्क्स में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक्सप्लेन. तो वहाँ पे कुछ नहीं मेंशन होगा, सिर्फ ये मेंशन होगा कि एक्सप्लेन द मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स. तो यू मस्ट रिमेंबर कि मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स है आपका आर्टिकल 38 और मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स वाले क्वेश्चन में आपको आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 की एक्सप्लेनेशन देनी है. ओके, अदर देन दिस वन क्वेश्चन कैन कम दैट दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट में बोला होगा दिस सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज डिस्क्राइब्ड एज द एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स आपका आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 है, वैसे ही इफ़ दे आस्क यू दैट दिस सोर्स इज़ द जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय लॉ, तो जनरल प्रैक्टिस मतलब कस्टम्स की बात हो रही है. दे कैन ऑल्सो टेल यू कि एक्सप्लेन दिस सोर्स, तो आप कस्टम्स को पढ़ के जाना, कस्टम्स की डेफिनेशन आप बता सकते हो. अदर देन दिस नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इज दी how can state express its willingness to bound by a treaty, या फिर how can a state express its consent to be bind itself by a particular treaty. तो जो ये आंसर हमने किया था ना ट्रीटी के, जो 3 हमने मेथड्स पढ़े थे, सिग्नेचर वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले, रैटिफिकेशन वाले, यही आपने इस आंसर में समझाने हैं. यू हैव टू एक्सप्लेन that a state can be bound either by the consent by signature, मतलब अगर तो वो अपना कंसेंट सिग्नेचर से दे दे, मतलब एक डॉक्यूमेंट है और दोनों कंट्री के लीडर्स इस डॉक्यूमेंट पर अपने साइन कर दे, या फिर दे डू इट बाय द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक्सचेंज कर ले अपने इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक एक डॉक्यूमेंट एक कंट्री ने बनाया, दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरी कंट्री ने बनाया, एंड दे एक्सचेंज विद इन देमसेल्व्स. एंड थर्ड मेथड है बाय द रैटिफिकेशन. रैटिफिकेशन का मतलब है कोई भी जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वो एक कंट्री की पार्लियामेंट अपनी मेजॉरिटी से पास करे और तभी वो ट्रीटी उस कंट्री पर एप्लीकेबल होगी. अगेन दे कैन आस्क यू 1 मार्क में ऑल्सो ये क्वेश्चन कि बताओ कौन सा मेथड कंसेंट का मेथड नहीं है. तो हमने पढ़ा रैटिफिकेशन है, सिग्नेचर है, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, बट बाय पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है. नाउ द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनका आंसर सेम रहेगा बट क्वेश्चंस की वर्डिंग हर बार एग्जाम में चेंज होती है, वो होती है ट्रीटी का क्वेश्चन. यू कैन रीड दिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल दैट अ कन्वेंशन वॉज हेल्ड टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग. अब वो यहाँ पे आपको कुछ भी बोल देंगे कि कन्वेंशन ग्लोबल वार्मिंग पर है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है या कोविड वायरस पर है. सो दे कैन कंडक्ट अ कन्वेंशन ऑन एनीथिंग, बट जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से कि डिफाइन ट्रीटी, स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ ट्रीटी एंड एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच कंट्री कैन बी बाउंड बाय ट्रीटी. तो ट्रीटी की डेफिनेशन यू नो, इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज साइंड एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. एसेंशियल्स ऑफ ट्रीटी में भी यू कैन एक्सप्लेन दैट ट्रीटी एक अग्रीमेंट है जो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और इसको एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया जाना चाहिए, तभी एक ट्रीटी बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज़ में. एंड मेथड ऑफ कंसेंट तो हमने पढ़ा था बाय सिग्नेचर, ईदर बाय रैटिफिकेशन और बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. Similarly,
दे कैन आस्क यू सेम क्वेश्चन इन अदर मेथड कि WHO ने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करी है ऑन जीका वायरस, कोविड भी लिखा हो सकता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कुछ भी लिख देंगे और सिंपल क्वेश्चन सेम रहेगा कि डिफाइन ट्रीटी, स्टेट द फीचर्स ऑफ ट्रीटी, हाउ आर कंट्रीज बाउंड बाय ट्रीटी। सो ऐसी सिचुएशन वाला क्वेश्चन देख के आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आंसर हर सिचुएशन का सेम ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आपको WHO के बारे में, ILO के बारे में, यूनेस्को के बारे में एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव टू मेमोराइज। इन सब की डेफिनेशन, ये कब आई थी, कब फॉर्म हुई थी, क्या इनका फंक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बन सकता है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ब्रेटन वुड्स ट्विन कहते हैं। अब बताओ वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रेटन वुड ट्विन्स हमने नाम दिया है वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को हम सिस्टर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, बिकॉज इनका काम बहुत ही सिमिलर है। सो ईदर दे कैन कॉल इट ट्विन इंस्टीट्यूशन या फिर सिस्टर इंस्टीट्यूशन। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन। तो इनका मेन फंक्शन है कि ये अपनी मेंबर स्टेट्स को लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वो किसी भी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन या क्राइसिस से डील कर रहे हैं तो वो उस क्राइसिस से बाहर आ सके इनके लोन का यूटिलाइज करके। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ यूनेस्को, या शॉर्ट नोट ऑन यूनेस्को, या अगर थोड़ा सा ट्रिकी करना है तो वो पूछ लेंगे दैट दिस इज़ द सिचुएशन, वो आपको सिचुएशन दे देंगे दैट mere economic and political arrangements are not enough. We need to promote culture also, heritage also and knowledge also. So identify the agency which works in this aspect. तो आपको बताना है दिस एजेंसी इज़ यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को वर्क करती है नॉलेज प्रमोट करने में, हेरिटेज को प्रिजर्व करने में एंड कल्चर को प्रमोट करने में। और यूनेस्को फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1945। तो इसका रिलेशन और इसका फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट दे कैन आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्टेट इट्स फंक्शन। सो यू विल हैव टू टेल दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई थी 1948 में। इसका बेसिकली फंक्शन है कि ये एक कोर एजेंसी है जो ह्यूमन हेल्थ पर फोकस करती है। लाइक कोविड के टाइम्स पे भी, कोविड के टाइम में भी WHO ने बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। तो ये चेक करते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी डिसीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो। दे वर्क टूवर्ड्स द कंटेनमेंट ऑफ द डिसीजेज एंड दे प्रमोट द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पर। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एक्सप्लेन करोगे कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था और ये बना था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से 1919 में, और इसका बेसिकली पर्पस है टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द लेबर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि लेबर नेम ही सजेस्ट करता है कि लेबर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। फर्दर 1 मार्क्स में वो ये भी पूछ सकते हैं कि ICCPR की फुल फॉर्म बताओ। सो बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में वर्क करती है। Apart from this, next question can come that why was the post of UN High Commissioner for Human Rights created? तो आपको पता होना चाहिए दैट देयर वॉज दिस वीना डिक्लेरेशन। ये एक कन्वेंशन हुई थी, वेना डिक्लेरेशन, जहाँ पर एम्फसाइज किया था दैट ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड। सो इस कन्वेंशन के बाद UN हाई कमिश्नर की पोस्ट को रेज किया गया था, इसको बनाया गया था, और ये बॉडी प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में। और ये जो हाई कमिश्नर की बॉडी है, इट कैन मेक रिकमेंडेशंस टू अदर UN बॉडीज एंड इट कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन देम।
सो बेसिक पर्पस यूएन हाई कमिश्नर का है टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स एंड टू चेक कि बाकी सारी यूएन की बॉडीज आर वर्किंग इन द स्फीयर ऑफ ह्यूमन राइट्स. The next question which can come is explain and evaluate the importance of UDHR. So UDHR is UDHR is Universal Declaration for Human राइट्स. तो पहले तो आपकी इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दैट यूडीएचआर इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट है. 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट. तो आपको बताना है यूडीएचआर इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट. ये प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, वर्क करता है ह्यूमन राइट्स के स्फीयर में. एंड इसका और भी बहुत सारा काम है, जैसे लिबर्टी ऑफ द पर्सन को प्रोटेक्ट करना, इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करना, टॉर्चर अगर कहीं पे हो रहा है तो उस पर प्रोहिबिशंस लगाना, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क को प्रमोट करना, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करना. सो ऑल दीज फंक्शंस आर मेंशन्ड इन यूडीएचआर. Similarly, they can ask you that explain the erga omnes obligations, or they can give you a statement that there are certain human rights which constitute erga omnes obligations. What do you mean by erga omnes? So now you must be clear कि erga omnes का मतलब क्या होता है. अब नेचुरली जनरली अगर आप देखो तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिस स्टेट में हो रहे होते हैं वही स्टेट उस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को डील करती है. बट कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि उनको हम अर्गा ओमन्स ऑब्लिगेशन बोल देते हैं. दिस मीन्स दैट देयर आर सर्टन वायलेशंस दैट आर सो ग्रेव दैट एनी स्टेट मे टेक एक्शन अगेंस्ट सच क्राइम. मतलब अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस टेररिज्म इज सो ग्रेव दैट अगर कोई भी कंट्री में किसी और कंट्री का नेशनल जाके टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है तो वो कंट्री उस टेररिस्ट को पनिश कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस कंट्री ए एंड देयर इज दिस कंट्री बी. सो एक कंट्री ए का नेशनल अगर बी कंट्री में जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है तो ये टेररिज्म इज सो ग्रेव थिंग दैट बी कंट्री इस ए कंट्री के नेशनल को पनिश कर सकती है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्गा ओमन्स ऑब्लिगेशंस. 1 मार्क में दे कैन ऑल्सो आस्क यू द क्वेश्चन दैट आर्टिकल 253 के अंदर बताओ हु हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटीज़ इन इंडिया. सो आर्टिकल 253 के अंदर पार्लियामेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटीज़ इन इंडिया. वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू इज दैट एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. मतलब इंडिया में हम इंटरनेशनल लॉ को कैसे फॉलो करते हैं या फिर इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं टू डील विद द इंटरनेशनल लॉ. सो कोई भी वर्डिंग्स में क्वेश्चन आ जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर दैट उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आर्टिकल 51 के बारे में बात करनी है. आर्टिकल 51 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है दैट वी नीड टू फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. मतलब हमें इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है. और सेकंड आपको आर्टिकल 253 की बात करनी है जो यहाँ पे मेंशन ही है कि पार्लियामेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटीज़. और थर्ड पॉइंट में आपको मेंशन करने हैं कुछ केस लॉज जो आपकी बुक में मेंशन है, लाइक केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. सो ये केसेस याद रखना, 3 to 4 केसेस आपको अगर इंडियन कंटेक्स्ट पूछा जाए इंटरनेशनल लॉ का तो उसमें मेंशन करने हैं. Firstly mention article 51, then mention article 253, then mention other case laws like Keshwanand Bharti, Minerva Mills, Vishakha versus State of Rajasthan. All right. The next question they can give you is write a short note on ICJ and ICC. ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें यू हैव टू रिमेंबर कि ICJ का तो मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये बना था 1946 में. इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग, नीदरलैंड्स में. एंड इसका वर्क क्या है? ये वर्क करता है कि अगर कोई भी मेंबर और नॉन मेंबर स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उस डिस्प्यूट को ये ICJ सॉल्व करता है.
सो बेसिकली दिस आईसीजे इज अ कोर्ट, इट इज़ अ फोरम जो डील करता है डिस्प्यूट सॉल्विंग में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। सेकेंड फोरम है आईसीसी, इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये बना था 2002 में थ्रू रोम स्टैट्यूट, और इस आईसीसी का क्या पर्पस है, ये डील करता है 4 मेजर क्राइम्स के अगेंस्ट। तो वो 4 मेजर क्राइम्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सेकेंड इज द जेनोसाइड, थर्ड इज द वॉर क्राइम्स, एंड फोर्थ इज द क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो ये कभी कभी वो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं दैट बताओ व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी। तो यू हैव टू मेंशन कि आईसीसी क्रिमिनल केसेस में डील करता है, और ये 4 केसेस जो मेंशन है, जो मैंने लिखे अभी, उन केसेस में डील करता है। दे कैन इवन आस्क यू कि बताओ आईसीजे और आईसीसी में से किसकी जुरिस्डिक्शन वाइड है। सो यू विल राइट कि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन वाइड है, बिकॉज आईसीजे किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, बट आईसीसी ओनली डील्स विद द क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। नाउ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकती है इसी आईसीसी और आईसीजे के टॉपिक पर। यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन कि देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन 2 countries, अरुण लैंड एंड पोर्शिया। अ डिस्प्यूट अरोज regarding the fulfillment of treaty obligations. So both countries went to the United Nations, दोनों countries UN की member हैं। Now give them the advice कि क्या International Court of Justice के पास advisory opinion है, and if yes, under what provision। तो आपने यहाँ पे लिखना है yes they have the advisory jurisdiction, और उनकी jurisdiction आती है आर्टिकल 65 से 68 के अंडर। Then they will ask you state the advisory jurisdiction। तो आप बोलोगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अगेन 65 से 68 के अंडर आती है, बट ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग नहीं होती, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ जस्ट अ रेफरल। मतलब अगर कंट्रीज़ को मानना है तो वो मान लेंगे, अगर उनको कंट्रीज़ को नहीं मानना तो वो नहीं मानेंगे। देन स्टेट द वैल्यूज कम्युनिकेटेड बाय आईसीजे, मतलब व्हाट इज द वर्क एंड द पर्पस ऑफ आईसीजे, वो कैसे बना था, क्या उनका अभी रोल है यूएन और इंटरनेशनल लॉ में, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आंसर द फॉलोइंग। When and why ICC was set up? So it was set up in 2002 through Rome Statute. What is the jurisdiction of ICC? So you have to mention कि 4 तरह के मेन केसेस होते हैं जो ICC डील करता है, एंड अगर कंट्रीज खुद से जाएं इस ICC के पास तो ICC कैन टेक अप द केस, अदरवाइज दे डू नॉट टेक अप द केस। कंट्रीज को खुद जाना पड़ता है तभी एक ICC केस टेकअप करता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ केसेस ICC कैन टेक, तो वो 4 टाइप ऑफ केसेस मैंने आपको मेंशन किए हैं। सिमिलरली सेम सिचुएशन दे कैन गिव यू जरबुआ मुस्ताफा, ही इज़ अ पर्सन, ही कमिटेड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन इन सम कंट्री अलेपो। तो ये कंट्री का नाम है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या दे दिया हमें एग्जाम में। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस केस को डील करेगी। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ICC। स्टेट द कैटेगरीज एंड स्टेट द डिफरेंट मैनर्स इन विच दे कैन टेक अप द केस। तो आई होप कि अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं एंड व्हाट इज द मैनर। तो मैनर में आप ये लिखोगे कि इफ कंट्रीज अग्री, अगर तो कंट्रीज अग्री करती हैं टू सबमिट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ICC, तभी ICC कैन टेक अप द सर्टन केसेस, अदरवाइज दे डू नॉट। मतलब अगर 2 कंट्रीज हैं A और B, अगर ये दोनों डिसाइड करती हैं कि हमने ICC के पास जाना है केस को सॉल्व करवाने के लिए, तभी ICC एक केस को सॉल्व करता है, अदरवाइज दे डू नॉट टेक अप द केस ऑन देयर ओन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टन फ्यू मोर क्वेश्चंस जो इस PDF में नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल जो आ सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। सो डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना है दैट दिस डॉक्ट्रीन इज फॉलोड इन UK।
यूके में फॉलोड होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है दैट अगर मान लो यूके ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है तो वो ट्रीटी एकदम से यूके पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो ट्रीटी यूके अपनी पार्लियामेंट से पास करवाता है, मतलब पार्लियामेंट में वो ट्रीटी पास होगी, ये ट्रीटी एक नेशनल लॉ का फॉर्म लेगी। और अगर ये ट्रीटी कन्वर्ट हो गई नेशनल लॉ में, पार्लियामेंट ने पास कर दी, तभी वो ट्रीटी यूके में एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। सेकेंड क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इज what happens if there is a conflict between the international law and the municipal law. So you must be knowing कि international law का तो मतलब है जो different countries के conduct को govern कर रहा है, whereas municipal law का मतलब है जो within countries जो law लग रहे हैं उसको deal कर रहा है। सो बेसिकली आप इसमें आंसर में लिखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इंटरनेशनल लॉ को मिलेगी या म्युनिसिपल लॉ को मिलेगी। सो आप यहाँ पे बताओगे कि किस लॉ को प्रेफरेंस मिलेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द फोरम। अगर तो आईसीजे या आईसीसी डील कर रहा है केस को तो नेचुरली वो इंटरनेशनल लॉ को प्रेफरेंस देंगे, बट अगर आपकी खुद की कंट्री का कोई नेशनल कोर्ट डील कर रहा है तो वो प्रेफरेंस देंगे म्युनिसिपल लॉ को। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोरम जो डील कर रहा है केस को। अदर देन दिस आई वुड रिकमेंड यू कि चैप्टर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। सो इट इज़ बेटर एंड इट इज़ सजेस्टेड कि आप एक बार बुक की रीडिंग लो। आई वुड रिकमेंड यू कि आप पूरी बुक की एक बार रीडिंग लो, आप समझो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बनता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव द PDF ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इनकलकेट किए हैं एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, देन यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नेम है मोमेंटो स्टडी, सेम नेम एज माई यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and drop a comment on this video. Don't forget to subscribe my channel. आपके ये छोटे छोटे initiatives motivate me to even bring more videos for you. So drop a like, subscribe my channel, share with friends. कोई doubt है तो Instagram पे contact करो and all the very best for your exams.